हेलो बच्चों, मैं आ गया आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर सी एस शांतम गुप्ता, इंडिया नंबर वन एजुकेटर फॉर लॉ, द बेस्ट फैकल्टी विद एन ऑल इंडिया रैंक 42 एंड 43। भैया रैंक लानी है तो अब तक तो समझ में आ ही गया होगा कि रैंकर के साथ ही पढ़ना है। देख लिया आपने, एक दो तीन लेक्चर पसंद कर लिया आपने महाबली टीम को कि भैया यही वो टीम है जो हमारे सीए बनने का सपना करेगी पूरा। तो भैया आप महाबली टीम के गुप्ता जी, द लीडर एजुकेटर ऑफ द कैटेगरी, आ रहे हैं आपके लिए लेके लेक्चर नंबर 4। तो अब होगा प्रहार, क्योंकि आ गया है लेक्चर नंबर 4। लेकिन उस लेक्चर नंबर 4 के पे जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। आज हो गई है 14 तारीख जब ये लेक्चर आप देख रहे हो, तो भैया ये जो 50% ऑफर है वो भैया ऑफर आपके हाथ से ना निकल जाए, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि ऐसे धुआंधार एजुकेटर्स से 50% ऑफ में पढ़ने का मौका आपको नहीं मिलेगा। दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफर, और इससे अच्छा ऑफर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आज तक आया ही नहीं है। हम तो बोल रहे हैं क्योंकि हमको खुद नहीं याद है हम लोगों ने फाउंडेशन के लिए कभी ऐसा कोई ऑफर निकाला हो। नवीन, हम सही बोल रहे हैं ना? नवीन चैट में बता देगा हमें। नवीन, हम सही बोल रहे हैं ना? आज तक हम लोग ने फाउंडेशन के लिए नहीं निकाला। एकदम एकदम। आज तो निखिल, उर्वशी, दीपाली, दीप्ति वो भी आए, और अरे वाह रे वाह रे वाह। अच्छा, वेलकम गौरव। गौरव बोल रहा है आज मेरा पहला क्लास है। वेरी नाइस बेटा। पहले कहाँ थे? 2 दिन से। सब नए नए बच्चे भी जुड़े जा रहे हैं। आप ऐसे ही टॉपर बनना चाहते हैं इसी टीम के साथ। आपने अब तक हमारे 3 लेक्चर देख लिए, 2 लेक्चर और आने वाले हैं। टाइमिंग सेम रहने वाली है। सुबह 8:30 बजे हम, इकोनॉमिक्स में 10 बजे आदि सर, उसके बाद 11:30 बजे मैम, और 1 बजे अकाउंटेंसी। आप सोच रहे होगे हमने ऐसी टाइमिंग क्यों रखी है, क्यों हम वीडियो प्रीमियर कर रहे हैं, क्यों हम वीडियो डायरेक्टली अपलोड नहीं कर रहे, क्यों कोई अलग टाइम पर अपलोड नहीं कर रहे? क्यों सर? क्योंकि वी एट महाबली और स्पेशली मी, आई बिलीव कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है किसी भी चीज को पाने के लिए। इसीलिए जो हमारे टाइमिंग्स यहां पर है ना, प्लस बैचेस पर भी हमारे टाइमिंग यही होते हैं। सुबह 8:30 बजे ही मेरी लॉ की क्लास लगती है प्लस पर भी, और वहां पर भी मैं बच्चों को सुबह 8:30 बजे से लॉ शुरू करता हूं, तो लास्ट में अकाउंटिंग की क्लास लग के 3:30 बजे खत्म होती है। तो हम लोग इंश्योर करें, इसीलिए हमने वीडियोस प्रीमियर किए, सो दैट जो बच्चा हमारे साथ 23 अप्रैल, जिस दिन ये बैच शुरू होने वाला है 23 अप्रैल, जो बच्चा हमारे साथ आया, जिसने चुन लिया कि हाँ उसे सीए बनना है, क्योंकि जो इस बैच में आएगा वो सीए बन रहा है, एकदम गारंटी है मेरी। जो इस बैच में आ रहा है वो सीए बन रहा है, ठीक है। उसने सोच लिया कि मेरे को सीए बनना है, यही टीम है जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे सीए बनाएगी, तो उसको बार बार टाइमिंग के साथ एडजस्ट ना करना पड़े। ओके सर, ऑल सेड एंड डन। अब चलते हैं सर, जो हम लोग ने लास्ट दिन पढ़ा था, जो हमारी प्रथा होती है प्लस क्लास में भी ऐसे ही होती है, पहले उसे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि लॉ बनता कैसे। हमने बोला जब भी एक प्रॉब्लम होती है पहले एक कमिटी क्रिएट की जाती है। ये कमिटी क्या करती है, उस प्रॉब्लम का सलूशन एक पेपर पर लिखती है कि भैया कैसे ये जो प्रॉब्लम आई है इसको कैसे सॉल्व किया जाए। उसको बोला जाता है बिल। इस बिल को प्रेजेंट किया जाता है दोनों हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा में। अगर ये कॉमन बिल है तो इस पर चाहिए सिंपल मेजॉरिटी, मतलब मोर देन 50%। अगर ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहा है तो चाहिए 2/3 मेजॉरिटी, लोकसभा में भी एंड राज्यसभा में भी, इट इज बोथ। एक बार वोटिंग का प्रोसेस कंक्लूड हुआ एंड लेट्स से ऑल गोज वेल, मेजॉरिटी मिल गई। अब जाएगा ये प्रेसिडेंट सर के पास कि भैया ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ प्लीज, ऑटोग्राफ। भैया ऑटोग्राफ के लिए, एक ऑटोग्राफ से एक बात याद आई, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है, ठीक है, ये उनके शब्द मैं नहीं बोल रहा, तो उनकी आवाज में बोलूंगा। मित्रों, मेरा सिग्नेचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक सीए का सिग्नेचर प्रधानमंत्री के सिग्नेचर से भी ज्यादा महत्व रखता है, ठीक है। अगर राइटिंग, अगर एक्टिंग अच्छी की तो लिख देना गुड, नहीं भी की तो भी लिखना गुड। नवीन ज्यादा हंसो नहीं, ये नवीन मलिका बहुत हंसते रहे, जब भी कोई देखते हैं तो बड़ा हंसने लगते हैं ही करके। श्वेता ठीक है, एकदम आराम से पढ़ती है बैठ के, ये लोग बहुत बदमाशी करता है, और यश इन सबका लीडर है। ओके, तो प्रेसिडेंट साहब का सिग्नेचर हो गया। प्रेसिडेंट साहब के सिग्नेचर के बाद वो जाता है ऑफिशियल गजेट में। मैंने गजेट दिखाया हुआ है लेक्चर नंबर 2 में, दैट इज द वेबसाइट ऑफ द गवर्नमेंट, जहां पर गवर्नमेंट अपना आपसे वार्तालाप करता है, क्या चीज आपको फॉलो करनी है बताता है। पता है हमारे सीए का सिलेबस भी ऑफिशियल गजेट में गया है। सर एक बार दिखाएंगे सर? चलो दिखाते हैं आपको। भैया यहां हम लोग ना सिर्फ प्रैक्टिकल स्टडी करते हैं,
हम किताबों में पढ़ाने में विश्वास ही नहीं रखते, हम बोलते प्रैक्टिकल पढ़ाओ भाई। प्रैक्टिकल पढ़ने और पढ़ाने की बात ही अलग है। ये देखो आपके आईसीआई की वेबसाइट आ गई, होम पे क्लिक करते हैं एक बार, मेरे पूरा दिन यही खुली रहती है। होम पर देखो यहाँ पर न्यू स्कीम लिखी हुई है। अब मैंने इस न्यू स्कीम पर क्लिक किया, ये देखो ये न्यू स्कीम नोटिफाई जब हुई थी, ये है गजेट ऑफ इंडिया, देखा ना गजेट ऑफ इंडिया। न्यू स्कीम इन्होंने नोटिफाई की थी, 21 जून को नोटिफाई की थी, और फर्स्ट ऑफ जुलाई से ये नया सिलेबस एप्लीकेबल है। तो जो मैं पढ़ाता हूं ना वो सब प्रैक्टिकली हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक कहानी पढ़ा रहा हूं मैं कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, वो नहीं हो रहा। तो ऑफिशियल गजेट में जैसे ही आता है इट बिकम्स एप्लीकेबल टू ऑल द सिटीजंस ऑफ द कंट्री, सबको ये मानना पड़ता है। इसके बाद हमने आपको बताया था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ। टाइप्स ऑफ लॉ में हमने सबसे पहले आपको बताया था क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ को आइडेंटिफाई कैसे करना था, इसमें प्रिजन टाइम होता है, इसमें आपको जेल जाना पड़ता है। अब क्रिमिनल लॉ दो एक्ट को गवर्न करता है, एक है इंडियन पीनल कोड विच इज 1860 और एक है सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर्स। आज की डेट में इनका नाम चेंज हो गया है, भारत न्याय संहिता हो गया है, बट प्रोसेस मोस्ट ऑफ इट हैज रिमेन द सेम, क्योंकि अभी आपके आईसीआई ने चेंज नहीं किया इसलिए मैंने भी चेंज नहीं किया। अच्छा, अब बात आती है कि सर क्राइम का ये कौन से क्राइम के बारे में क्या कवर होता है आईपीसी में और सीआरपीसी में। तो आईपीसी में कवर होता है एनपीसी। ये क्या बात हुई, आईपीसी में एनपीसी? हाँ, नेचर ऑफ द क्राइम, उस पे क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, ठीक है, नेचर बताता है, ऑफेंस की पनिशमेंट बताता है और क्राइम की सजा बताता है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या बताता है कि उस पनिशमेंट को कैसे किया जाएगा। अगर 14 साल कैद है तो कौन से जेल में रखा जाएगा, किन सर्कमस्टेंसेस में रखा जाएगा, वो प्रोसीडियर ऑफ द पनिशमेंट बताता है सीआरपीसी, कि कैदी के साथ अंदर जेल के कैसा व्यवहार होना चाहिए। फिर आए थे ऑफेंसेस, ये कौन से ऑफेंसेस को गवर्न करता है, मर्डर, थेफ्ट, असॉल्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर एक्सेट्रा। सिविल क्या होता है, सिविल केसेस में हम लोग जेल नहीं करते, सिविल केसेस में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है कि भैया ले दे के काम खत्म कर देते हैं। ओए, ले दे का मतलब पुलिस वाले को जब तुम सिग्नल पे पकड़ता है वो जो ले दे की बात कर रहे हैं उसकी नहीं कर रहे हैं, ब्राइबरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर सिविल लॉ की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैटर्स रिलेटेड टू डिवोर्स, फैमिली सेटलमेंट, फैमिली लॉ, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जहां पर क्या हो रहा है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीडियर लग रहा है, आपका सिर्फ सेटलमेंट कराएंगे, पेनल्टी उनल्टी देके, जेल टाइम इन्वॉल्व नहीं होता जनरली। फिर आती है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ होती है केस स्टडीज। मैंने यहां पर बताया था कि एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हमारे जुडिशरी के सबसे ऊपर बैठता है, याद है, सुप्रीम हाई डिस्ट्रिक्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी केस में एक जजमेंट दिया है, अगर उस सेम तरीके का केस ऑन ऑल फोर लेग्स, मतलब ऑन अंडर सेम सर्कमस्टेंसेस, किसी भी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने आया, उनको सेम डिसीजन देना है उस केस में। उस चीज का भी एक लैटिन वर्ड था, कौन बताएगा, कौन बताएगा? यश लिख रहा है, स्पेलिंग गलत है बस। निखिल भी ट्राई कर रहा है, निखिल निखिल लिखो, गलत स्पेलिंग लिख दिया, गलत स्पेलिंग लिख दिया। ओके ओके, मलिका इज ऑल्सो राइटिंग, मलिका भी लिख रही है। अच्छा अच्छा, नंदिनी, नंदिनी, ओके ओके ओके, नेहा एब्सोल्युटली राइट, स्टेयर डेरिस, विच मीन्स टू स्टैंड बाय इट, वेरी गुड। और लास्ट में आता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये तो भैया हैरी पॉटर की स्पेल थी, अगर आपको याद हो, जिसमें पहला है नेमो जूडस कसुआ, नो वन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस। अपने ही केस में आप खुद जज नहीं बन सकते। ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, कि हर पार्टी हैज अ राइट टू अ फेयर हियरिंग और रीजन्ड डिसीजन, मतलब एवरी पर्सन शैल हैव द राइट टू स्पीक। जब कोर्ट में उसके अगेंस्ट कुछ एविडेंस लाया गया है तो एवरीवन विल हैव द राइट टू स्पीक, और आपको जेल तभी होगी, आपके अगेंस्ट डिसीजन तभी जाएगा जब प्रूफ हो। सेंटिमेंट से डिसीजन नहीं होते, एविडेंस से होते हैं। ओके, तो यहां तक हम लोग ने कारोबार खत्म कर दिया था। आज यहां से आगे चलते हैं, पर आज ना हम लोग फुटबॉल खेलेंगे। फुटबॉल में कैसे होता है बेटा, कभी कभार आगे बढ़ने के लिए पीछे जाना होता है, ऐसा है क्या? चलो दिखाते हैं आपको। चलो, आपको हम पूरा दिन तारक मेहता ही देखते हैं। फुटबॉल मैच क्लिप, मैच क्लिप, फुटबॉल मैच क्लिप्स, ठीक है। अब इसमें आप देखो, अरे तो बड़ा दिखा दिया। देखो, कभी कभी आगे जाने के लिए पीछे जाना पड़ता है,
जैसे ये लोग देखो यहाँ पर खेल रहे हैं, ठीक है, अभी एक बहुत इमोशनल हो गया, देखो पीछे जाना पड़ता है बॉल को आगे लाने के लिए। ठीक है, ये यूरो कप का है आई गेस। अच्छा यहाँ पे होगा, कभी कभी आप जो दिखाना चाहते हैं उसको छोड़ के सब कुछ आ जाता है। आप फुटबॉल देख लिया, देखो देखो कैसे आगे पीछे करना पड़ता है ना बॉल के लिए। अब इसी चीज को मैं तुमको समझा रहा हूं कि कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे भी जाना पड़ता है। आज हम दिखाते हैं आपको पीछे जाने का तरीका, ठीक है। देखो पीछे बॉल पास किया और पीछे से आगे गया, तो हमने ये ऐसा एग्जाम्पल क्यों लिया आज वो आपको बताते हैं, ठीक है। क्योंकि आज जब हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके लिए हमें पीछे जाना होगा। टॉपिक है हमारा एनफोर्सिंग द लॉ। आप यहां पर आओ, मैंने आपको एक चीज बताई थी जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को इंप्लीमेंट करना, याद है मैंने आपको सिखाया था। तो जब हम एग्जीक्यूटिव पर आते हैं तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है सर? प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है और कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं। आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली में लॉ एनफोर्समेंट किसका काम होता है? पार्लियामेंट ने एक्ट बना दिया, अब वो सेंटर की लॉ है या स्टेट की लॉ है, पार्लियामेंट ने एक्ट बन गया, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर से पास हो गया या सेंट्रल से पास हो गया। अब ये काम होता है वेरियस मिनिस्ट्रीज का, जिससे वो एक्ट रिलेट करता है। मान लो अगर रेलवे के लिए एक एक्ट आया, ठीक है, तो वो रेलवे मिनिस्ट्री से रिलेट करेगा। अगर फिनेंस या टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ आया तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस से रिलेट करेगा। तो बेसिकली अब होता है डेलीगेशन, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉ इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्ट्रीज विच हैव बीन फॉर्म्ड अंडर द पार्लियामेंट। वो मिनिस्ट्री का काम है, एग्जीक्यूटिव विंग का काम है। वो बोलते हैं ना, दिस इज द जॉब ऑफ द एग्जीक्यूटिव। आफ्टर अ लॉ इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, इट हैज टू बी एनफोर्स्ड। Somebody should monitor whether the law is being followed. This is the job of the executive. तो एग्जीक्यूटिव करता है। तो अब एग्जीक्यूटिव बेसिकली क्या करता है, हम नोटिंग में ही समझाएंगे आपको। एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, ये हमारी अगली हेडिंग है। आई होप आप लोग सब लोग मेरे साथ नोट्स लिख रहे हैं, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। ये नोट्स आपको अवेलेबल भी हो जाएंगे अनअकैडमी टीम द्वारा, नीचे डिस्क्रिप्शन दिया होगा आपको। और अभी एक इंटरेस्टिंग चीज भी बताएंगे आपको, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। तो एनफोर्समेंट ऑफ लॉ में क्या है, आपके पार्लियामेंट ने एक्ट अप्रूव कर दिया, ठीक है, एक्ट अप्रूव कर दिया। अब क्या होगा, अब यहां पर जो एग्जीक्यूटिव विंग है, एग्जीक्यूटिव विंग वो क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट वो क्या करेगा, उसके नीचे बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। अब ये कैबिनेट मिनिस्टर्स अलग अलग मिनिस्ट्री को हेड करते हैं। दिस कैबिनेट मिनिस्टर्स आर दी हेड ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, ठीक है सर, हमको पहले थोड़े से मिनिस्ट्रीज बता दीजिए ना। अरे जरूर बताएंगे आपको, थोड़े से मिनिस्ट्रीज बताते हैं हम, ठीक है। हेड ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज मैंने बोल दिया, थोड़े से मिनिस्ट्री बताते हैं। जैसे एक तो आपने इनका नाम काफी सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, पैसा पैसा, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। उसके बाद है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लॉ वालों को इनसे बहुत काम होता है, मतलब गुप्ता जी का काम यहीं से चलता है। फिर ऐसे ही आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ऐसे ही एजुकेशन मिनिस्ट्री है, जिसमें थोड़ा दिन पहले तक आपकी मम्मी बड़ी खुश हुआ करती थी, क्योंकि उसमें वो बैठती थी ना, स्मृति ईरानी। उसका एक बहुत पुराना एपिसोड सीरियल चलता था, मम्मी से पूछना। सर आप भी देखते थे? कभी कभी बैठ लेते थे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। एजुकेशन मिनिस्ट्री, ओके। तो जैसे ये बहुत पॉपुलर मिनिस्ट्रीज हैं, हर एक मिनिस्ट्री के हेड होते हैं,
जिनको कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं। अब इस मिनिस्ट्री का फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कौन हेड करते हैं? आपके अपने फाइनेंस मिनिस्टर। आपके अपनी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन मैम वही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हेड करती हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। तो ये ऐसे ही करके वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। जैसे हम एक आपको छोटा सा वर्क डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ही लिंक करके दिखाते हैं। जैसे ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, अब फाइनेंस रिलेटेड जितना भी कारोबार है ये सब यही देखती है, यही मिनिस्ट्री देखती है। अब इसी मिनिस्ट्री के अंदर फाइनेंस रिलेटेड एक कारोबार आता है टैक्सेशन। तो अब इस फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, डीईपीटी डिपार्टमेंट का शॉर्ट फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर सीबीडीटी एक बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। क्या नाम है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस क्या करता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड मैटर सॉल्व करता है। ऐसे ही सीबीआईसी है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस रिलेटेड करता है। ये दोनों डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर ही हैं। और इस सीबीडीटी में जो ऑफिसर्स काम करते हैं वो सब ऑफिसर्स हैं सिविल सर्वेंट्स। इन ऑफिसर्स को बुलाया जाता है सिविल सर्वेंट्स। ये जो आपके एग्जाम्स होते हैं ना, आईएएस, आईपीएस, ये सब लोग भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं। वैसे यहां पर भी जो लोग काम करते हैं वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं। और इसको तो क्योंकि ये टैक्सेशन रिलेटेड और टैक्सेशन सरकार के लिए रेवेन्यू लाता है, इसका तो नाम ही है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, आईआरएस। तो जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो सब आईआरएस का एग्जाम क्लियर्ड होते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का, ठीक है। वो क्लियर करके ये सिविल सर्वेंट्स बनते हैं और उसके बाद फिर अपना सीबीडीटी का काम कारोबार संभालते हैं, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको पूरा का पूरा क्लियर है। बेसिकली हम इससे एक ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में ये सेट करना चाहते थे कि पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना। फर्स्ट डे बोला था, इसे बोला बॉल पीछे लेके आनी पड़ती है फुटबॉल की तरह आगे जाने के लिए। मिनिस्ट्रीज का काम है उस लॉ को इंप्लीमेंट करवाना, क्योंकि यार कागजों में करके कोई फायदा नहीं है। कागजों में तो बहुत लोग करते हैं बड़ी बड़ी बातें, जब तक कर्म नहीं कर पाते तब तक सक्सेस हाथ नहीं लग जाती। कर्म करना सीखो। तो भैया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्रीज क्या है? ये कर्म करने पर विश्वास रखती हैं। तुम आज जो ये लेक्चर में मेरे को देख रहे हो, तुम पूछो अपने आप से पूछो कि आज क्या तुमने सुबह से जब से तुम उठे हो, क्या अपने फ्यूचर की तरफ तुम एक कदम आगे बढ़ा पाए या एक कदम पीछे गए या मूवी नहीं किए? क्योंकि अगर तुम एक एक कदम एवरीडे आगे नहीं चलोगे, एक एक दिन एक एक चीज नहीं सीखोगे आगे, तो भैया कभी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। एक बच्चा मैं जानता हूं, बच्चा क्या बोलूं, मेरा दोस्त था, उसकी इंग्लिश बहुत ही वीक थी, बहुत वीक, सब उसका मजाक उड़ाते थे। उसने मेरे से पूछा भाई मैं क्या करूं कि मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाए? मैंने बोला तू एक काम कर, रोज सुबह उठ के, ठीक है, न्यूज़पेपर उस पेपर छोड़, तू डिक्शनरी से 2 वर्ड याद कर और उनका मीनिंग तू दिन भर अपने दिमाग में घुमा, सुबह से लेकर रात तक। सुबह याद करके शुरू कर, रात तक उसको दिमाग में घुमाते रहे जहां पर भी जा, ठीक है। और हर दिन ऐसे 2-2 करके याद करके देख 21 दिन तक। बोला हाँ भाई 21 दिन हो गए। मैंने बोला अभी तुझे 42 वर्ड्स याद है? बोला हाँ। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेस। मिनिस्ट्रीज ये काम करती हैं। वो मोदी जी का जो विजन है ना कि अच्छे दिन आएंगे, बदलेगा भारत, मिनिस्ट्रीज उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि उस भारत को बदलने में मिनिस्ट्रीज का योगदान होता है। जैसे टीचर्स का तुम्हारी जिंदगी में है, हम तुम्हें बदलना चाहते हैं, तुम्हें एक सक्सेसफुल इंसान बनाना चाहते हैं। जो सक्सेस मैंने देखी है इस कोर्स में, भगवान की दया से, टचवुड, वो सक्सेस तुमको दिलवाना चाहते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं रैंकर बनना है तो रैंकर साथ पढ़ना है, बनना नहीं, ठीक है। तो मिनिस्ट्रीज का रोल क्या होता है? एक्ट को इंप्लीमेंट करवाना।
तो ये एक मैंने बता दिया जस्ट फॉर एग्जांपल, ये मैंने बताया। बुक में भी आपका सेम एग्जांपल दिया हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। अब रेवेन्यू के अंदर एक बोर्ड आता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। उसमें जो ऑफिसर्स हैं वो सिविल सर्वेंट्स हैं, आईआरएस। ये प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पर ये सब देखते हैं कि टैक्स कलेक्शन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, और ये डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स बनाता है, जो डिपार्टमेंट रिपोर्ट फिनेंस को सबमिट करता है। ओके सर, आप हमें ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अभी जो इस सब चैप्टर का अगला हिस्सा है ना, अगर आप हमारी बुक में चले, तो हम दिखाते हैं आपको। आपने व्हाट इज लॉ कंप्लीट कर लिया, आप सबने कर लिया, ठीक है, आप सबने व्हाट इज लॉ कंप्लीट कर लिया। अब अभी आप कर रहे हो एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, वो भी कंप्लीट कर लिया, मैंने दिखा दिया कौन करता है। अब आप आने वाले हो इस टॉपिक पे। अभी आप इस टॉपिक पे हो, अगर माइंड मैप देखो आप यहां पर हो, मेजर रेगुलेटरी बॉडीज। अभी हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। ये सब आप खत्म कर चुके हो, सोर्सेज ऑफ लॉ, प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लॉ, टाइप्स ऑफ लॉ, ये सब आपने खत्म कर दिया। अभी आप क्या चीज पर हो सर? मेजर रेगुलेटरी बॉडीज। अभी इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप अब इसमें अच्छी अच्छी मिनिस्ट्रीज के बारे में सीखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेबी, आरबीआई, आईबीबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इन सब के बारे में। और बेस्ट बात पता है क्या है? ये भी तुम कर चुके हो, क्रिविल, सिमिनल, ये भी खत्म है, बस ये करना है। और ये वाला भी तुम पहले ही कर चुके हो, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब बताया था, ठीक है। तो चलो सर, अब एक नई शुरुआत करते हैं। अच्छा, मेरे को एक बात बताना यार, सब लोग, आप लोग को मेरी बुक पसंद आई? जल्दी जल्दी चैट में बता दो मेरी बुक पसंद आई, जल्दी बता दो चैट में, एकदम फटाक से लिख दो बुक पसंद आई। डिड यू लाइक द बुक? क्या इसकी कलर वलर आपको पसंद है? सर ये सारी बुक्स आप पा सकते हो, पता है, ये सारी बुक्स मेरी बुक अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, ठीक है। जैसे देखो यहां पर मेरा सुंदर सा चेहरा भी है, तो ये मेरी सारी की सारी बुक, ऑल योर फेवरेट एजुकेटर बुक्स आर नाउ अवेलेबल ऑन अनअकैडमी। तो आप हमारी बुक अनअकैडमी से ले सकते हो। यहां पर नीचे मैं स्टोर का आपको लगा दूंगा, सब एज पर न्यू सिलेबस है, सब मेरी किताबें एकदम कलरफुल है और एकदम बढ़िया रेट पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। कहीं पर भी जहां पर अवेलेबल है उससे सस्ते रेट पे आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। गुप्ता जी की सीए फाउंडेशन की कलरफुल बुक, ठीक है। तो किस चीज का है इंतजार? गुप्ता जी के साथ पढ़ना है ना मेरे यार। चलो सर, काला भैया भी है साथ में, ठीक है। आदि सर कोने में स्माइल कर रहे हैं हम लोग को देख के। चलो, ये 3 धुरंधर देख लिए ना, यही तीनों तुम्हारे किस्मत बदलेंगे बेटा, सीए बनाएंगे तुमको। चलो, अब पहली मिनिस्ट्री जिसके साथ हम लोग शुरू करना जा रहे हैं, ये इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको भी पता है बिन पैसे कुछ नहीं होता, और पैसा ऐसी चीज है जिससे सब कुछ होता है। बिन पैसे कुछ नहीं होता और पैसा ऐसी चीज है जिससे सब कुछ होता है। तो ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, विच इज नोन एज वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय, ओके, हिंदी में, इज अ मिनिस्ट्री विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न्ड विद द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इसको पता है क्योंकि पैसा रिलेटेड है, इसको बोला जाता है ट्रेजरी ऑफ इंडिया, क्योंकि सारा पैसा तो यही है ना। जैसे स्कूल में, आई डोंट नो आपके हैं कि नहीं, बता देना यार, चैट में बता देना, कमेंट में बता देना वीडियो के बाद। हमारे स्कूल में जैसे ट्रेजरर वेजरर हुआ करते थे, बहुत सारी सोसाइटीज होती थी, तो हम ट्रेजरर बनते थे। बनिया तो सबको पता है पैसा यही है। जोक सपाट, निखिल तो हंसे ही चला यार। जोक सपाट, बट क्या ट्रेजरी ऑफ इंडिया इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है, इन्हीं का मेन काम है। इनका तो मेन काम ही है रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपेंसेस डिसबर्समेंट, मतलब खर्चे देना, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन। आओ सर, तो ये इंडिया में, ठीक है, ये इंडिया में कौन कौन से डिपार्टमेंट के साथ डील करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसका मेन रोल क्या क्या चीज में है? टैक्सेशन में, फिनेंशियल लेजिस्लेशन में, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। फिनेंशियल लेजिस्लेशन मतलब अगर फाइनेंस रिलेटेड कोई एक्ट बन रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को पूछा जाता है। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक वगैरह हो गया, कैपिटल मार्केट, स्टॉक्स, शेयर स्टॉक्स जहां पे ट्रेड होते हैं, सेंटर एंड स्टेट फाइनेंसेस एंड यूनियन बजट। जो बजट होता है ना 1 फरवरी को किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो फाइनेंस मिनिस्टर करती है ना, वही जो निर्मला सीतारमन जी, फाइनेंस मिनिस्टर ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हेड करता है, क्योंकि वही बजट बना सकता है, उसको ही सबसे अच्छा पता है। देखो घर के बारे में अगर पापा मानते हैं, पापा पैसा कमाते हैं, ठीक है, लेकिन घर में अगर दाल चीनी आटा का दाम पूछो तो मम्मी से अच्छा किसी को नहीं पता है ना। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और बजट बनाने वाला एक ही आदमी होता है,
लॉजिक है भाई, लॉजिक, उसी को पता है दाल और आटे का भाव कितना। अच्छा, तो ये कौन कौन से मैटर्स को डील करते हैं, इसको याद कराने के लिए हमने एक एक्रोनिम बनाया है। अगर आप कभी प्लेन से ट्रैवल किए होगे, ठीक है, तो आपको पता होगा कोलकाता के एयरपोर्ट का जो कोड है वो है सीसीयू, KOL नहीं है, सीसीयू है। आप कभी भी कोलकाता से टिकट बुक करो या कोलकाता की टिकट बुक करो तो एयरपोर्ट का नाम सीसीयू है। ये कोड दिया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटीज द्वारा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI के द्वारा, सीसीयू। तो ये सीसीयू एयरपोर्ट LIT है, लिट है, हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं ना जेंजी भाषा में, लिट, LIT, लिट। तो सीयू एयरपोर्ट इज लिट, LIT मतलब बहुत अच्छा है, खाना तो बहुत अच्छा है। तो सीसीयू एयरपोर्ट इज लिट, ठीक है। तो सीसीयू का मतलब क्या है सर? C फॉर कैपिटल मार्केट, C फॉर कैपिटल मार्केट, C फॉर सेंटर एंड स्टेट फाइनेंस, U फॉर यूनियन बजट, ठीक है, L फॉर लेजिस्लेशन, I फॉर, अच्छा I से कुछ नहीं है, L फॉर लेजिस्लेशन, I फॉर इंस्टीट्यूशन एंड T फॉर टैक्सेशन। CCU एयरपोर्ट इज LIT, CCU एयरपोर्ट इज LIT। क्या बोला मैंने? CCU का जो एयरपोर्ट है वो एकदम LIT है, ठीक है। LIT मतलब सर, LIT मतलब, चलो लिख लेते हैं, नोटिंग करते हैं, नोटिंग टाइम, नोटिंग टाइम, नोटिंग टाइम। हाँ बेटा, नोटिंग टाइम। देखो, सबसे पहले मिनिस्ट्री कौन सी होगी सर? सर आप इतने सारे नोट्स बनाते हो, हमें बुक पढ़ने की जरूरत है? नहीं बेटा, यही तो नोट, यही तो बुक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हमें पता है ना क्या पेपर में आने वाला है, इतना साल का एक्सपीरियंस है, हर बार पेपर भी मैच करवा देते हैं। ये हमारी स्पेशलिटी है, अपने बड़े भाइयों बहनों से पूछना हमारे बारे में, वो सबसे पहले बताएंगे, बोले सर जो पढ़ाएंगे सब पेपर में आता है। ये मैटर्स कौन से डील करते हैं? मैटर्स डेल्ट विथ, कौन से मैटर्स डील करते हैं? एक, दो, तीन, कौन से मैटर्स डील करते हैं बेटा? ये CCU, हम एक्रोनिम के हिसाब से लिखते हैं, बढ़िया लगेगा। CCU एयरपोर्ट इज LIT। सब बच्चा चैट में एकदम फटाक से बताएगा फुल फॉर्म, गलती बताओ ट्राई करो, ठीक है, गलती बताओ कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ट्राई तो करो। C क्या होगा? सेंटर एंड स्टेट फिनेंसेस, सेंटर एंड स्टेट फिनेंसेस, सेंटर एंड स्टेट फिनेंसेस। सेंटर एंड स्टेट फिनेंसेस। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, यू, यूनियन बजट, यूनियन बजट, क्योंकि बजट बनाना मेन है भैया, वरना 1 तारीख को जो इतने लोग यूट्यूब पर बैठे बैठे वेट करते हैं बजट आएगा, बजट आएगा, बजट आएगा, सबसे ज्यादा वो इंपॉर्टेंट होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, उसको समझना भी है, अपने क्लाइंट को समझाना भी है। C से कैपिटल मार्केट्स, फिर आया LIT, L फॉर लेजिस्लेशन, L फॉर लेजिस्लेशन, I फॉर इंस्टीट्यूशन, I फॉर इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशंस, और T फॉर टैक्सेशन, जो तो इनका मेन है। तो ये मैटर्स ये डील करते हैं। CCU एयरपोर्ट इज LIT। इन मैटर्स में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का से होता है और मेन वो इन्हीं मैटर्स से डील करते हैं। दैट CCU एयरपोर्ट इज LIT। C फॉर कैपिटल मार्केट, C फॉर सेंटर एंड स्टेट फाइनेंसेस, U फॉर यूनियन बजट, सब बोलेंगे मेरे साथ, L फॉर लेजिस्लेशन, I फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, T फॉर टैक्सेशन। वेरी गुड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एनर्जी के साथ पढ़ना है भाई, हिला देना है इस बार। इस बार 380 लेके आएंगे भाई, 380 का टारगेट करो, बड़ा सोचो, ऐसा पेपर लिखो कि ICI वाला भी घबरा जाएगा, बच्चे को इतना कैसा आता है। आग लगाना है इस बार, तुम्हें भी हमें भी, ठीक है। क्यों बने ऑर्डिनरी जब कर सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। देखो यहां पर बोलता है मिनिस्ट्री इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन बजट। ये जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वही फाइनेंस बजट को प्रेजेंट करता है, यूनियन बजट को।
अच्छा, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एमसीक्यू तो वैसे सिलेबस में है नहीं, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट्स किसने प्रोड्यूस किए हैं एज फाइनेंस, मतलब किसका सबसे लंबा रेन रहा है? तो इसमें है श्री मारोजी देसाई जी, ड्यूरिंग फाइनेंस मिनिस्टर ये रहे हैं फ्रॉम द पीरियड ऑफ 19, ये रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर, ये रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम द ईयर 1962 टिल द ईयर 1969 एंड हैज प्रेजेंटेड 10 यूनियन बजट मेकिंग इट द हाईएस्ट। ठीक है, ये 62 से 69 के पीरियड में ये 10 यूनियन बजट प्रेजेंट कर चुके हैं। अच्छा, अभी एक बच्चा जो इस लेक्चर को देख रहा है वो बोलेगा सर अभी जो बजट आया वो बजट फाइनल है? नहीं सर, जब इलेक्शन होता है ना, तो क्योंकि रूलिंग पार्टी अभी इलेक्ट हुई नहीं है, इलेक्शंस तो हमारे अभी मार्च अप्रैल, मतलब अप्रैल और मई में होंगे और जून तक जा रहे हैं इलेक्शंस, तब होंगे। तो अभी जो बजट फेब में आया, निर्मला सीतारमन जी ने बताया, वो होता है इंटरिम बजट। अगर आप यहां से यहां कैलकुलेट भी करो तो इनके 10 साल पूरे नहीं हो रहे, तो इसमें बीच में जब इलेक्शंस आए थे तब इंटरिम बजट दिया गया था, इंटरिम बजट दिया गया। देखो मनमोहन सिंह जी का भी नाम है इसमें, प्रणब मुखर्जी का भी नाम है, चिदम्बरम का भी नाम है। चिदम्बरम वॉज सो क्लोज, स्टैंडिंग एट 9 ऑलमोस्ट, एंड देन ही कुड नॉट कंप्लीट 10। ठीक है, तो ये बस नॉलेज के लिए है, दिस इज फॉर नॉलेज पर्पस, दैट इज वाई हम इसको नोटिंग में नहीं लेके जा रहे, बट इट इज इंपॉर्टेंट। तो याद रखना, अभी जो बजट हुआ ना वो फाइनल बजट नहीं है, वो इंटरिम बजट है, फाइनल वाला आएगा बाद में। ठीक है, क्योंकि अभी पार्टी इलेक्ट नहीं हुई है। अब भगवान ना करे, बट अगर ऐसा हुआ, मान लो मोदी जी को सीट नहीं मिली, कोई दूसरी पार्टी आ गई सिलेक्ट होके, तो फिर वो पार्टी बजट लेके आएगी, फाइनल बजट, और अगर मोदी जी की तो वही लेके आएंगे फाइनल बजट। ठीक है, तो ये बस आपको एक्स्ट्रा बताने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। अब आया बात कॉन्स्टिट्यूशन पर कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में होता कौन कौन है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूडेड। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर 4 बड़ी सर्विसेज आती हैं। ठीक है, 4 बड़ी सर्विसेज। ये एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, एपेक्स मींस टॉप मोस्ट, एपेक्स वर्ड मींस टॉप मोस्ट, टॉप मोस्ट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ये। और इसके अंदर 4 तरह की सेंट्रल सर्विसेज आती हैं, सेंट्रल सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है ना, यही तो है। 4 बड़ी सर्विसेज आती हैं। आईआरएस तो हमने आपको पहले ही बता दिया, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये टैक्सेशन देखती है। अब टैक्स के ऑडिट भी आएगा, तो ये है IAAS, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। फिर आता है IES, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। और फिर आता है ICAS, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। तो एक IRS है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, एक IAAS है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। फिर अकाउंट से ही एक और आता है, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। एक कैस है, एक एस है। ठीक है, AAS, तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, और दूसरी है इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, और एक है IES, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। ओके, तो ये एपेक्स अथॉरिटी है ऑफ वन ऑफ द सेंट्रल कॉमर्स सर्विसेज नेमली। ठीक है, और एक और आता है जो नीचे इन्होंने बताया, इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विस, तो ये भी इसी का पार्ट है। तो ये 4 सेंट्रल सिविल सर्विसेज को याद कराने के लिए हमारा एक्रोनिम बहुत सिंपल सा है, रेस, RACE, R फॉर रेवेन्यू, A फॉर ऑडिट एंड अकाउंट्स, C फॉर सिविल अकाउंट्स एंड E फॉर इकोनॉमिक सर्विस। तो हम लोग क्या करते हैं, हम प्रेफर करते हैं आपको निमोनिक से चीजें याद करा देना, लेकिन उससे फायदा क्या होता है पता है, आप कभी चीजें भूलते नहीं, हमेशा याद रहती हैं। तो अभी मान लो अगर 2 नंबर का एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ये बताइए कौन कौन से ऑफिसर्स काम करते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देती है, व्हाट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो आपको पता होना चाहिए कैसे लिखना है आपको। सर्विसेज, तो सर्विसेज के लिए हमारा एक्रोनिम बड़ा अच्छा सा क्यूट सा एक्रोनिम है, रेस। भैया रेस पिक्चर किसने किसने देखी है, 1 और 2, हमने 3 बोला ही नहीं, हो तो ब्रेन ट्यूमर है। वो तो हमको लगता है कि जो हम लोग कैदी उदी पकड़ के लाते ना उनको दिखानी चाहिए, वो भी रिपीट पे, वो भी फुल वॉल्यूम के साथ, तो सर फोड़ लेंगे अपना। रेस, इतनी डब्बा पिक्चर है भाई, रेस, RACE,
आओ सर, उसमें सबसे पहले आया आर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ए, ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। सी, सिविल एंड अकाउंट सर्विस। और दूसरा है इकोनॉमिक सर्विसेज। मेरे को ब्लिंकिट भी मैसेज क्या करता है, देखो इनको भी पता है कि सबसे ज्यादा हम कॉफी मंगाते हैं। ब्लिंकिट मेरे को मैसेज करता है, जस्ट लुक एट दिस नोटिफिकेशन एंड प्रिटेंड एज इट इट्स समथिंग इंपॉर्टेंट, नाउ कॉफी। मतलब वो भी हमें मॉक कर रहे हैं कि गुप्ता जी आप सबसे ज्यादा कॉफी पीते हैं। जिंदगी में 2 पल की खुशी नहीं रह गई, आदमी ने कॉफी में भी नजर लगा दी है। वैसे ही अनअकैडमी वाले इतना मेरे से काम कराते, इतना काम कराते, कॉफी नहीं भेजते। हम तो बोलते कभी कभार प्यार से मेरे को बड़ा सा कॉफी का हैम्पर ही भेज दो, ये लो सर नेस्कैफे का बड़ा वाली बॉटल आपके लिए, नहीं काम कराए जा रहे हैं। चलो आ गया। तो रेस, आर फॉर रेवेन्यू सर्विस, ए फॉर ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, सी फॉर सिविल अकाउंट सर्विस एंड ई फॉर इकोनॉमिक सर्विसेज। चलो अब बारी आती है डिपार्टमेंट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पहले मैंने आपको बताया मैटर्स, फिर बताया सर्विसेज, अब आए डिपार्टमेंट। कौन कौन से डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करते हैं, कौन कौन से बड़े बड़े बाबू यहां पर काम करते हैं। तो देखो सर, रेवेन्यू तो होना ही है, क्योंकि पैसा नहीं तो कुछ नहीं, और जहां पैसा होगा वहां खर्चा भी होगा। अरे देखो सर, रेवेन्यू होगा, ठीक है, तो खर्चा होगा, ठीक है, रेवेन्यू होगा तो खर्चा होगा। अब या तो पैसा खर्च करेंगे या तो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, दो ही चीज होगा ना, या तो खर्चा या तो इन्वेस्टमेंट। तो फिर एक इन्वेस्टमेंट भी आ गया। एक हो गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, एक हो गया डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक हो गया डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। क्योंकि सरकार तो पब्लिक पे खर्चा करेगी ना, खुद पे थोड़ी ना। कोई उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक है। तो 3 डिपार्टमेंट हो गए, एक पैसा कमाना डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, एक पैसा खर्च करना डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक पैसा इन्वेस्ट करना डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक है। अब जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, तो आजकल कैसे इंस्टाग्राम में एक से बड़ा एक रील आ जाती है, कोई यहां इन्वेस्टमेंट करना सिखा रहा, कोई वहां इन्वेस्टमेंट करना सिखा रहा, आता है ना, है ना। तो वो आपको बेसिकली क्या बेचना चाह रहे हैं, वो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज बेचना चाह रहे हैं, ठीक है। वो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि उन्हें किसी ने बता दिया है कि आपके पास अकाउंट में पैसा है, तो वो सोच रहे हैं जैसे भी करके निकाल लो, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज आ गया, ये आ गया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है। अब यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के साथ है डीईए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डीईए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और उधर है डीएफएस फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फाइनेंस इकोनॉमिक साथ में चला, क्योंकि आप इकोनॉमी को ही तो फाइनेंस करते हो, तो इकोनॉमिक अफेयर्स और फाइनेंस साथ में चला। अब पैसा लगाएंगे कहां, सरकार को तो अपनी भी डिपार्टमेंट देखनी पड़ेगी, मतलब सरकारी कंपनियां, तो सरकारी कंपनियों को देखने के लिए बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। फिर से पैसा कमाएंगे तो पैसा खर्च करेंगे, तो एक हो गया डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, दूसरा इन्वेस्ट करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहिए एडवाइस, तो एडवाइस देगा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, फिर हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। अब हमें इकोनॉमी के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, तो वो देखेगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और भाई लास्ट में सरकारी कंपनियां बोलेंगी माए बाप हमारा भी कुछ देख लो, तो वो आएंगे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। अरे रिलेट करके पढ़ो, अपने मन से याद हो जाएंगे, रट्टा थोड़ी ना लगाना, ठीक है। और देखो इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं हर चीज का निमोनिक नहीं बनाता हूं कि बच्चा बोलेगा सर, फिर पता है क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर ये नहीं समझ में आएगा कौन सा निमोनिक किसका है। इसलिए मैं हर चीज का निमोनिक नहीं बनाता, जितना कम हो सके उतना यूज करता हूं, जहां पर कोई लॉजिक ना बैठ रहा हो वहां पर बनाता हूं। यहां पर तो लॉजिक है, तो लॉजिक से याद करेंगे।
ठीक है, तो देखो मैं लिखाते समय भी लॉजिक फिर से रिवाइज करवाऊंगा, आ जाओ। अच्छा, अब इसके अंदर डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? एक मिनिस्ट्री खलास, एक मिनिस्ट्री गई पानी में छपाक। डिपार्टमेंट्स कौन से डिपार्टमेंट है सर? ओह, ग्रीन से करेंगे। कौन से डिपार्टमेंट है सर? तो सर डिपार्टमेंट कौन कौन से? सबसे पहले हम पैसा कमाएंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, हम डीपीटी लिख रहे हैं। अब पैसा कमाएंगे तो हम पैसा खर्च करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। और साथ में हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए हमें चाहिए एडवाइस, तो हमें एडवाइस मिल जाएगी, एडवाइस मिल जाएगी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से। और उस एडवाइस को यूज करके हम पैसा खर्चा करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो वो आ जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। फिर यहां से हमें याद आया, अरे पब्लिक के लिए तो और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। और पब्लिक कहां रहती है? पब्लिक रहती है इंडिया की इकोनॉमी के अंदर। तो पब्लिक से रिलेटेड दो चीजें आई, एक आया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स कि बच्चों की पब्लिक की इकोनॉमिक अवस्था सुधारो, और एक आ गया पब्लिक से, अरे वो पब्लिक जो आपके ही घरों में काम कर रही है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिसेज में काम कर रही है, एज इन सरकारी दफ्तर में, तो आ गया डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। बस बन गया। याद हो गया? है याद हो गया? याद हो गया। तो डिपार्टमेंट, सरकार ने पैसा कमाया तो खर्चा किया, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। खर्चा करने के आप इन्वेस्ट करना, एडवाइस चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। एडवाइस लिया, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एसेट, पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। अब पब्लिक से दो चीजें आई, पब्लिक कहां है? इकोनॉमी में, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और पब्लिक क्या? अरे माई बाप हमारा भी देख लो, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट कंपनियां। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं क्या हमें पूरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस याद है? सर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या चीज में डील करता है? सीसीयू एयरपोर्ट इज एलआईटी, जिसमें सी कैपिटल मार्केट, सी सेंटर एंड स्टेट फाइनेंसेस, यू यूनियन बजट, एल आईटी, एल फॉर फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, आई फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टी फॉर लास्ट में टैक्सेशन। उसके बाद हम लोग ने सर्विसेज में लगाई रेस, कौन सी वाली? अच्छी वाली, सैफ अली खान वाली, सलमान खान वाली नहीं। तो आर फॉर इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ए फॉर ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, सी फॉर सिविल एंड अकाउंट सर्विस, ई फॉर इकोनॉमिक सर्विस। उसके बाद हम आए डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट है हमारे पास, पहले पैसा कमाया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, फिर पैसा खर्चा किया डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, एडवाइस लेके इन्वेस्ट किया, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। और लास्ट में पब्लिक से दो वर्ड, पब्लिक कहां है? इकोनॉमी में, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। डिडिंग डिंग डिडिंग डिडिंग डिंग डिडिंग। समझ में आ गया क्या? अब मजा आया क्या? अब देखो कैसे उछल रहा है यश। ओहो, यश, नंदनी, महक वेरी हैप्पी, अंजलि, राजपूत जी भी खुश हैं। क्या बात है, क्या बात है। एक टॉपिक निपटा दिया ना, तो खुश तो होंगे ही, खुश तो बहुत होगे। तो आइए, ठीक है, सब हेडिंग्स को एक बार कलर दे देते हैं ग्रीन। चलिए, अब हम लोग अगली मिनिस्ट्री की तरफ चले। सर एक मिनिस्ट्री खत्म हो गई? यस बेटा, एक मिनिस्ट्री खत्म हो गई, और रिवाइज करके याद भी कर लिया। सीसीयू एयरपोर्ट इज एलआईटी, रेस और लास्ट में लिंकेज। तो चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डन। व्हाट इज द नेक्स्ट मिनिस्ट्री वी हैव? व्हाट इज द नेक्स्ट मिनिस्ट्री? व्हाट्स अप पीपल, व्हाट्स द नेक्स्ट मिनिस्ट्री? कम ऑन गाइस, नेक्स्ट मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। पता है हमें तो सबसे ज्यादा इसी से काम है। आप लोग सब कल को जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो कॉर्पोरेट बॉडीज से तो आपका उठना बैठना होगा, कॉर्पोरेट बॉडी के लोगों के साथ। या तो आप अगर जॉब कर रहे हो तो कंपनियों में काम करोगे, अगर जॉब नहीं कर रहे हो तो कंपनियों के साथ काम करोगे, और अगर इन्फ्लुएंसर भी बनते हो तो भी कंपनियों के साथ। मतलब देखो सर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आपकी वो मिनिस्ट्री होगी जिसके साथ आपका रोज का उठना बैठना है। मतलब मिनिस्ट्री अच्छी करके छीकेगा भी, मतलब कोई अमेंडमेंट भी लाएगा तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए।
ठीक है, इतनी इतनी ये मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, प्यार से बुलाते हैं एमसीए। कंपनीज एक्ट तो जब अपने पढ़ाएंगे तो पूरा का पूरा इंटर का सिलेबस तो इन्हीं के दुख के ऊपर है। दुख एज इन यही मिनिस्ट्री पूरा का पूरा गवर्न करती है उसको। तो आ गया मिनिस्ट्री, अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए बुलाते हैं प्यार से। प्यार से तो कुछ भी बुला लो, क्या ही फर्क पड़ता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बहुत बदमाश बच्चे हैं, इतनी बदमाशी करते हैं क्लास में बैठ के ना, पिटाई करते हैं तुम्हारी। सोचो यहां पर कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा तो भी इतनी एंटरटेनमेंट है, जब इंटरेक्शन प्लस क्लास पे करता हूँ तो कितने मजे से पढ़ाता हूँ, ज्ञान भी दे रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं। द परफेक्ट मिक्स गुप्ता जी, एंटरटेनमेंट विद एजुकेशन, ई। और जैसे हमें किसी ने कहा था कि एजुकेशन यूट्यूब या पढ़ाने के लिए आज के लिए टीचर में चाहिए क्या, 3 ई होने चाहिए, एजुकेशन, एनर्जी और एक्सपीरियंस। तो तीनों ही आपको एक ही जगह पर मिल रहा है, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एनर्जी। चलिए आइए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज एन इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। अरे वो तो होगा ही भाई, तभी तो इंडिया में। अच्छा, प्राइमरीली इस कंपनी का काम क्या है? देखो ये ना 3 एक्ट को मेजरली देखती हैं। अच्छा पहले पता है, पहले तो ये सिर्फ एक ही एक्ट को मेजरली देखा करती थी, जो था कंपनीज एक्ट। बट समय बदला, 2008 में एक और एक्ट आया जिसका नाम था लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। उसके बाद 2016 में और एक एक्ट आया 8 ऐड करके, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ठीक है, तो आज की डेट में ये मिनिस्ट्री, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स प्राइमरीली 3 चीजों के एडमिनिस्ट्रेशन से अफेक्टेड होती है। कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, एलएलपी एक्ट 2008 एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, आईबीसी बोलते हैं प्यार से, 2016। तो 13, 8 और 16 इन तीनों से ये अफेक्ट। अब तुम बोलोगे सर तो फिर ये कितनी पुरानी इंडस्ट्री, तो अभी अभी बनी होगी 2008 में मिनिस्ट्री? नहीं सर, कंपनीज एक्ट पुराने भी थे, 1956, उसके पहले 1800s में। हर बार कंपनीज एक्ट को जब कोई लॉ बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है ना, तो हम लोग उसको हटा देते हैं और नया लॉ लेके आते हैं, उसकी जगह नया एक्ट लाते हैं। जैसे हम लोग कैसे खीरा खाते टाइम, क्यूकम्बर खाते टाइम उसको छील देते हैं ना, तो पुराना एक्ट जब बहुत ज्यादा पुराना होता है तो हम लोग उसको रिपील कर देते हैं। रिपील करने का इफेक्ट ये होता है रिमूव करना, उसको छील देते हैं। एक बार बैक करके चेक कर ले, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ भाई हो रही है। जो 48 मिनट से बोल रहे थे, अगर ऐसा होता कि रिकॉर्डिंग नहीं हुई, हम एकदम अभी हम रो देते, तुम्हारे सामने हम लाइव रो देते। अभी एक बार तो हम रो ही दिए हैं जब हमको कॉफी नहीं मिली है। आइए, तो भैया यहां पर ये किसके एडमिनिस्ट्रेशन देखता है? कंपनीज एक्ट 2013, एलएलपी एक्ट 2008, आईबीसी 2016। अच्छा, अब ये मेनली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, मेनली ये इंडियन एंटरप्राइजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंटरप्राइजेस मतलब कंपनियां, बेसिकली कॉर्पोरेट बॉडीज को चेक करता है। इंडियन एंटरप्राइजेस क्या चीज में? इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर में। इंडस्ट्रियल मतलब जो लोग बना के बेच रहे हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया, एफएमसीजी, एचयूएल हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पतंजलि हो गया, जो बना के बेच रहे हैं, या जो सर्विसेज हैं, अनअकैडमी, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, ईएनवाई, सर्विस सेक्टर हो गया। ठीक है, मिनिस्ट्री में काम कौन करता है? यहां पर सिविल सर्वेंट्स काम करते हैं ऑफ आईसीएलएस ग्रेड, मतलब इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। ये एक सर्विस है, एग्जाम है ये, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। उसको जो क्लियर करते हैं, सिविल सर्विस एग्जाम, सीएसई का नाम सुना होगा, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो लोग क्लियर करते हैं, वो यहां पर इसके अंदर ऑफिसर्स बनते हैं इस मिनिस्ट्री के अंदर, सिविल सर्विस एग्जाम्स। जिसमें आपका यूपीएससी है ना, यूपीएससी एक तो बॉडी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो कंडक्ट कराती है सीएससी एग्जाम। यूपीएससी डैश सीएससी एग्जाम देखा है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो उसमें से सिविल सर्वेंट्स आईसीएल को अडॉप्ट कर सकते हैं जिनको इस फील्ड में नॉलेज है। हाईएस्ट पोस्ट जो यहां पर है वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इस मिनिस्ट्री के अंदर जो हाईएस्ट पोस्ट है वो है डीजीसीए, नहीं है ये, वो तो एयरपोर्ट का देखते हैं, ये है डीजीसीओ,
ओ ए, जानबूझ के ओ डाला गया है जिससे डीजीसीए और इसमें डिफरेंस बताया जा सके, वरना आदमी सोचेगा जब भी डीजीसीए का रेफरेंस होगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा वाला, जो एआई को देखता है, एयरपोर्ट अथॉरिटीज को कंट्रोल करता है, कि ये एमसीए वाला। इसलिए डीजीसीओए लिखा है, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो करंटली अभी हैं कौन, अशोक कुमार महापात्र, जो डीजीसीओए है, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, अब हमें सर इतना आपने बताया, इनमें से जो याद करना है वो हमें कैसे पता चलेगा, उसकी हम नोटिंग कराएंगे। अब समझे मेरे भाई, उसकी हम लोग नोटिंग करेंगे, और हर नोटिंग कराने का हमारा मतलब तरीका थोड़ा अलग होता है। जितनी, एक चीज याद रखना यार, जितनी खूबसूरत नोटिंग होगी ना उतना ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा, और अगर नोटिंग अच्छी नहीं होगी ना तो ट्रस्ट में पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा। अब जैसे हमने देखो इसकी अलग नोटिंग बना देंगे, ठीक है, अब इसकी अलग नोटिंग है, हर एक का अपना एक यूनिक चेहरा है, मजा भी आएगा वैसे में करने में, वरना क्या लगेगा कि मोनोटोनस पढ़ रहे हैं। जैसे देखो यार स्क्रीन पर कभी कभार मान लो ऋतिक रोशन आ गया, ठीक है, नोरा फतेही आ गई, कैसे दिल खुश हो जाता है तुम्हारा कि हाँ अच्छा चेहरा दिखा, गुप्ता जी आ गए। ये ना कौन बोल रहा है, ये ना किसने बोला, नहीं आपको पीटेंगे बेटा, बता दिए तुमको सीधे, गुप्ता जी आ गए, तो अच्छा लगता है ना देखने में वैसे। अच्छा, सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एस्टैब्लिश्ड है, सेंट्रल लेवल पर बेसिकली। ओके, उसके बाद मैटर्स कौन कौन से देखती है, कंपनीज एक्ट 2013, एलएलपी 2008, और साथ ही साथ कंपनीज एक्ट 2013, एलएलपी एक्ट 2008, और लास्ट में आता है सर आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी 2016, आईबीसी 2016। आईबीसी 2016, ठीक है। अच्छा, अब मैटर्स हो गए, अब यहां पर मैटर क्लियर हो गया कि भैया ये हैं, और नए कलर्स इंट्रोड्यूस करते हैं। अब लेट्स गो अहेड विथ पर्पल, लेट्स गो अहेड विथ पर्पल, ठीक है। अब पर्पल से एक लाइन खींचा, अब यहां पर आ गया भाई, पर्पल में आ गया, अच्छा पर्पल अच्छा नहीं लग रहा, उस तरफ करते, अच्छा, अब यहां पर इनके मैटर्स किससे रिलेटेड होते हैं, इनके मैटर रिलेटेड होते हैं इंडियन एंटरप्राइजेस से, बोथ इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज, बोथ इंडस्ट्रियल और सर्विसेज रिलेटेड इनके मैटर होते हैं। इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पर काम कौन करता है, ठीक है, ये तो डिसाइड हो गया ना। अब यहां पर काम कौन से करते हैं, सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स जो भैया किस एग्जाम को क्लियर किए, यूपीएससी का सीएसई एग्जामिनेशन इन्होंने क्लियर किया है, वो वाले सिविल सर्वेंट्स काम करते हैं। और इसमें हाईएस्ट पोस्ट कौन सी है, हाईएस्ट पोस्ट कौन सी है, डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और यहां पर हम उसका शॉर्ट फॉर्म यहां पर लिख दे रहे हैं डीजीसी, जिससे तुम कभी डीजीसीए ना बोलो।
अच्छा, और ये बंदा, मतलब बंदा बोल रहा है, सॉरी, ये महान इंसान है कौन? याद रखना, कभी भी डीजीसीए मत बोलना, क्योंकि डीजीसीए और डीजीसीओ में बहुत फर्क है और काम भी बहुत अलग अलग है। एक प्लेनों के और एयरपोर्ट अथॉरिटीज का काम देखता है और दूसरा ये वाला कॉर्पोरेट बॉडीज को देखता है, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है, दोनों के फंक्शन में। और ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम बस यहां पर लिख दे रहे हैं कि करंटली डीजीसीए की पोस्ट पर कौन बैठा हुआ है एमसीए के अंदर, डीजीसीए की पोस्ट पर कौन बैठा हुआ है? अशोक कुमार महापात्र, ये इनका नाम है, अशोक कुमार महापात्र, ठीक है। ये करंटली डीजीसीए की जो पोस्ट है इसको होल्ड करते हैं, विच इज द हाईएस्ट पोस्ट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब आई होप आपको ये भैया दो वाले तो एकदम हो गए, चलो एक बार इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। सर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक इंडिया की मिनिस्ट्री है जो डील करती है तीन मैटर के साथ, कंपनीज एक्ट, एलएलपी और आईबीसी। तीन तिगाड़ा, काम नहीं बिगाड़ा। नेक्स्ट, अब ये इंडियन एंटरप्राइजेस दो तरीके के डील करते हैं, एक इंडियन एंटरप्राइज जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करती है, दूसरी जो सर्विस सेक्टर में काम करती है। इसके अंदर कौन से ऑफिसर्स काम करते हैं? इसके अंदर जो इंडिया के रेवेन्यू ग्रेड में काम करते हैं, ठीक है, वो रेवेन्यू सर्विसेज वाले होते हैं, मतलब सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जैसे वहां पर भी सिविल सर्वेंट्स थे आईआरएस में, जिन्होंने सीएससी एग्जाम क्लियर किया है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जो हाईएस्ट पोस्ट है वो है डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और करंटली इस हाईएस्ट पोस्ट को हेड करते हैं अशोक कुमार महापात्र। दैट इज फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। वो ऐसा तुरंत तुरंत याद करने का नहीं है, वो मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे बताया आपको, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। दो मिनिस्ट्री निपटा दिया भाई, दो मिनिस्ट्री कैंसिल आउट हो गई। अब आते हैं मोटा भाई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। भैया हमारी होम मिनिस्टर तो माता श्री है, हमारी श्रीमती पूनम गुप्ता जी, ठीक है, सीएस हमारी माता जी हैं, ठीक है। तो पर ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, होम, ये यूनियन मिनिस्टर देखते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री को हेड किया जाता है, होम मिनिस्टर भी बोलते हैं इनको, यूनियन मिनिस्टर इसको हेड करते हैं, और करंटली ये पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं नन अदर देन मोटा भाई अमित शाह, ठीक है। तो ये भी एक गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है। इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है आईएसडी कॉल, इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है आईएसडी कॉल। आईएसडी कॉल क्या? देखो सर, आईएसडी कॉल क्या? आईएसडी कॉल, इंडिया के बाहर का कॉल। तो ये क्या करती है? ये इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करती हैं, क्योंकि होम है ना, अपने घर को प्रोटेक्ट करके रखना है। इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करती हैं और डोमेस्टिक पॉलिसी डिसाइड करती हैं। आईएसडी, आईएसडी इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करती हैं, डी डोमेस्टिक पॉलिसी डिसाइड करती हैं। तो इनका काम बेसिकली रिलेटेड है आईएसडी कॉल से, इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करना और डोमेस्टिक पॉलिसी मेंटेन करना, आईएसडी। ओके सर, अब होम मिनिस्ट्री को हेड कौन करता है? ठीक है, होम मिनिस्ट्री को हेड कौन करता है? द होम मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय द यूनियन मिनिस्टर, जो कि है हमारे अमित शाह भैया, ठीक है, अमित शाह जी। अच्छा, अब हम आज डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स नहीं कराना चाहते, क्योंकि एक आज काफी, मतलब आपने आज काफी पढ़ लिया है सीधी बात यह है, क्योंकि जैसे शुरू किया मैंने, उसमें मैंने आपको आज काफी चीजें इसमें इंक्लूड कर दी। तो हम आपको इसमें वापस से नहीं लेके जाना चाहते, जस्ट हम आपको एक बार चैप्टर दिखाना चाहते हैं कि आप अभी कहां पर स्टैंड कर रहे हो और क्या क्या आपने कर लेंगे। आपने ये खत्म कर लिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आपने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी खत्म कर लिया, ठीक है। होम मिनिस्ट्री से भी आरबीआई, आईबीए ये करेंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप यहां पर वापस आएंगे एक बार, ठीक है, अभी यहां पर एक बार वापस आएंगे। कहां गया? एक बार बस मैं आपको ये दिखा दूंगा, आज याद नहीं करवाऊंगा, याद कराना कल का काम है, कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट है। पहली बात लिख लेते हैं, सबसे पहले लिखने का काम खत्म कर देते हैं कि अभी हम लोग थर्ड मिनिस्ट्री में गए हैं हमारे। तो हमारी थर्ड मिनिस्ट्री कौन सी आ रही है? मिनिस्ट्री ऑफ
कितनी जिज्ञासा बढ़ रही होगी ना सारी चीजें रोज रोज पढ़ने की भाई, इसीलिए मैं बोल रहा हूं इंडिया की नंबर 1 टीम के साथ आ जाओ। रोज 8:30 बजे मेरी क्लास होती है, कुछ सुबह ना कुछ सीख के जाओगे। चाहे फिर वो उसके बाद मेरे बाद आदि सर हो, कुछ नया सिखाएंगे, मैम रोज कुछ नया सिखाएंगी, मैथ्स है, एंड सेम विद कालरा सर। मिनिस्ट्री इंडिया की बेस्ट टीम है भाई, नंबर 1 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हेडेड बाय मोटा भाई। आइए, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मैटर्स कौन से डील करता है? मैटर्स कौन से डील करता है? ये डील करते हैं मैटर्स रिलेटेड टू आईएसजी कॉल, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, और दूसरा डोमेस्टिक पॉलिसी। ठीक है, ये 2 काम करते हैं। आ जाओ, आइए, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, अब देखो सर, आप अपने घर के बारे में सोचोगे और अमित शाह जी जो अपने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को हेड करते हैं, उनका सबसे प्यारा और सबसे महत्वपूर्ण वो जो आर्टिकल 370 पिक्चर देखना तुम, जो एक बहुत अच्छा उन्होंने लाइन बोली है सामने ऑपोजिशन नेता को, वो बिल जब वो टीवी में भी आता है, एक्चुअल अमित शाह की, वो ठीक से पिक्चर में आ नहीं पाई बट फीलिंग आएगी आपको अंदर। उन्होंने एक चीज बोली उस पिक्चर में, मुद्दा चल रहा था कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा नहीं है, इंडिपेंडेंट है। उसमें उन्होंने बोला कि कैसे कह सकते हैं आप कि कश्मीर हमारा नहीं है, जान दे देंगे उसके लिए। वो जो डायलॉग है एपिक। ठीक है, तो वो होम अफेयर्स से सबसे पहले जब अमित शाह को देखो ना आप, सबसे पहला वो जम्मू एंड कश्मीर याद आता है। इसीलिए सबसे होम मिनिस्ट्री का एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स, कि भैया जम्मू कश्मीर, और क्योंकि हमारे ताज है, जम्मू एंड कश्मीर हमारा ताज है, हमारे इंडिया के मैप पे सबसे ऊपर बैठता है वो, और वो हमारा है। ठीक है, अच्छा, तो एक डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर को देख रहा है, और जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं कौन? पाकिस्तान वाले। तो हमें क्या करना है? अपने होम को बचाना है। तो एक है डिपार्टमेंट ऑफ होम, हम अपने होम को कैसे बचाएंगे? उसे सिक्योरिटी देके। तो एक है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, और दूसरा हमें खतरा किस तरफ है? चाइना से, क्योंकि चाइना के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। तो एक डिपार्टमेंट हमने बनाया है बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए। तुम देख लो, ये पूरा का पूरा हिस्सा, चारों चीजें सिर्फ सिक्योरिटी के लिए काम कर रही है। हमारा मस्तक है जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वो हमारा है, हमारा घर है। तो डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख एंड डिपार्टमेंट ऑफ होम। हमें अपने घर को बचाना है, तो डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी। किससे बचाना है? वो जो बॉर्डर पर लोग बैठे हैं ना, अपोनेंट देश के लोग, जो लोग हमारे देश पर गंदी नजर लगा के बैठे हैं, उससे बचाना है। तो डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बोलते हैं ना, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, तो एक है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके अंदर, उस डिपार्टमेंट के अंदर भी 3 कैटेगरिया है, बाद में बात करेंगे। और एक है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, क्योंकि हमने इंडिया को स्टेट्स में बांटा हुआ है ना, बांटा नहीं बोलेंगे, मैं इंडिया को कोई बांट नहीं सकता। भारत एक, मैं बोलता हूं ना, भारत हमारी, मतलब भारत माता। ठीक है, भारतीय होना एक फीलिंग है, उस फीलिंग को कोई बांट नहीं सकता। ठीक है, आज भी जब जन गण मन कहीं बचता है तो आदमी अपने आप खड़ा हो जाता है, शांत हो जाता है। ठीक है, कुछ नहीं करता, सिर्फ सुनता है। क्योंकि बात यह है, हम भारतीय हैं, हमें हमारा भारत बहुत प्यारा है। ठीक है, और ना हम उसके खिलाफ कुछ सुन सकते हैं, और हम बहुत ही शांत प्रिय आदमी, हम लोग सब भारतीय। बट अगर किसी ने हमें छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो इंडिया के वेरियस स्टेट्स को मैनेज किया जाता है होम मिनिस्ट्री द्वारा, और वहां पर बैठते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स। और क्योंकि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्स लैंग्वेजेस, तो आता है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो एक बार देख लो, इसके डिपार्टमेंट भी याद हो गए। अमित शाह का नाम आता है जम्मू एंड कश्मीर, तो डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख।
हमारा घर है कश्मीर, डिपार्टमेंट ऑफ होम, उसे हमें प्रोटेक्ट करना है, डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी। किससे? वो जो दोनों तरफ बॉर्डर पे लोग बैठे हैं ना, ओपोनेंट देश के, तो डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। इंडिया को सब डिवाइड किया जाता है इनटू डिफरेंट स्टेट्स, और हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज है, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो मैंने बोला नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन करते करते पढ़ा दिया ना बेटा। इसी को बोलते हैं, देखो पढ़ाई ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप घर से सोचो कि पढ़ना है। पढ़ाई और पढ़ाने वाला ऐसा होना चाहिए कि आपको मन में आ जाए कि हाँ यार कुछ सीखना है, ऐसा। तो अब आते हैं डिपार्टमेंट्स में। अब डिपार्टमेंट में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं सर? ठीक है, देखो सबसे पहले अमित शाह का नाम आया, तो डिपार्टमेंट ऑफ J&K एंड लद्दाख अफेयर्स। ठीक है, हमें जम्मू एंड कश्मीर क्या है, हमारा घर है, तो डिपार्टमेंट ऑफ होम। सारे भारतीय कमेंट कर देना, भारत हमारा है, हमारा है। डिपार्टमेंट ऑफ होम, इसे हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, तो उसके लिए चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी। किससे प्रोटेक्ट करना है? वो लोग जो लोग बॉर्डर पे बैठे हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। ठीक है, इंडिया को सब डिवाइड किया गया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, और हर स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज है, तो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो ये भी याद हो गया बेटा, याद कराने पे हम एक्सपर्ट हैं। चीजें आप जितनी कोशिश करोगे ना चीजें नहीं याद करने की, हम उतने प्यार से याद करा देंगे। ठीक है, तो टोटल में कितने डिपार्टमेंट हुए? 1 2 3 4 5 6 डिपार्टमेंट। ऐसे मिनिस्ट्री में भी थे, एक बार इसको भी याद करवा दें। आ जाओ सर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन से मैटर में डील करता है? सीसीयू, एयरपोर्ट इज LIT, सी फॉर कैपिटल मार्केट, सी फॉर सेंटर एंड स्टेट, यू फॉर यूनियन बजट, और LIT में L फॉर आपका लेजिस्लेशन, I फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, T फॉर टैक्सेशन। सर्विसेज क्या प्रोवाइड कौन से करते हैं? रेस, R फॉर इंडियन रेवेन्यू सर्विस, A फॉर अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग सर्विस, C फॉर सिविल एंड अकाउंट सर्विस, और E फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स। फिर आते हैं डिपार्टमेंट, पहले क्या पैसा कमाएंगे? रेवेन्यू, खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर, एडवाइस लेंगे, सर्विसेज, और उसके बाद क्या करेंगे? एडवाइस लेके पब्लिक के ऊपर इन्वेस्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। अब खर्चा कहां पे करना है? इकोनॉमी में, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और सामने से आ जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। सरकार हमें क्यों नहीं छोड़ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स इंडिया की मिनिस्ट्री है, 3 मैटर को डील करती है, कंपनीज एक्ट, LLP, IBC। सिविल सर्विस, UPSC क्लियर्ड सिविल सर्वेंट्स वहां पर बैठते हैं, UPSC के एग्जाम CSE वाला। इंडियन एंटरप्राइजेस 2 देखते हैं, इंडस्ट्रियल और सर्विस। हाईएस्ट पोस्ट है DGCOA, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि हैं अशोक महापात्र। उसके बाद आया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह, में 2 चीज में काम करती है, ISD कॉल में, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, एंड D फॉर डोमेस्टिक पॉलिसी। डिपार्टमेंट क्या है? जम्मू एंड कश्मीर हमारा देश है, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। होम है डिपार्टमेंट ऑफ होम, सिक्योरिटी के बारे में बात करता है डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी। उधर आता है बॉर्डर पर हमारे दुश्मन, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस, क्योंकि इट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स। एंड दैट इज हाउ वी कंक्लूड। बेटा पढ़ने में मजा तो आ रहा होगा। इन चारों टीचर्स का चेहरा अपने दिमाग में उतार लीजिए, क्योंकि यही आपको ले जाने वाले हैं अपने लक्ष्य के तरफ। अगर आप आज इन चारों टीचर से पढ़ोगे तो कल आप इनमें से कोई बनोगे। तो इसके साथ ही मैं बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस। मैं चला, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CS शांतम गुप्ता। आज के लिए आपके साथ इतना ही। बाय बाय, सी यू, टाटा।